हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बैंकिंग का, बिजनेस सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाले पार्ट ज़रूर देखना आप। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा था, बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। तो आज वाले में हम फंक्शंस पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के। दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस। सो प्राइमरी फंक्शंस में दो तरह के आगे फंक्शंस इंक्लूड हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। एक तरह से देखा जाए तो बैंक क्या करते हैं, हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स को क्या करते हैं, एडवांस करते हैं। और यू कैन से लैंडिंग मनी, मतलब पैसा लैंड करते हैं, या आपको कोई लोन वगैरह लेना हो तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। सो बारी बारी पढ़ते हैं इनको। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट में, और यू कैन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ये सेम ही टॉपिक है आपका। 5 अकाउंट्स हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और यू कैन से एफडी, करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है, ये मैंने छोटा छोटा डिटेल में थोड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। वैसे बता देती हूँ। एफडी क्या होती है, जो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, और जो डिपॉजिटर होता है और उसको एक फिक्स्ड रिसिप्ट मिलती है। उसके ऊपर क्या मेंशन होता है, डिपॉजिटर का नेम, कितना अमाउंट डिपॉजिट कराया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा और कितने टाइम के लिए वो एफडी है। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। सो अगर डिपॉजिटर ने अपनी एफडी तुड़वा ली या पहले ही उस एफडी से पैसा विड्रॉन करा लिया तो बैंक कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज करता है। और एफडी में क्या होते हैं, अगर जितनी ज़्यादा लंबा टाइम होएगा उतनी ज़्यादा हमको उस एफडी पे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको हम क्या कहते हैं, टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक भी कहते हैं, क्योंकि एक फिक्स पीरियड के लिए दिख ही रहा है आपको, तो टाइम की लिमिट है इधर। सो इट्स अ टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और यू कैन से करंट डिपॉजिट अकाउंट। क्या है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम करंट डिपॉजिट अकाउंट भी कह सकते हैं। इसमें जो डिपॉजिटर होता है अपने पैसे जमा कराता है बैंक में, उसको डिपॉजिट करा के वो जितनी बार चाहे उतनी बार निकाल सकता है, विड्रॉ करा सकता है। इसके ऊपर बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता और ना ही कोई इंटरेस्ट पे करता। सॉरी, इंटरेस्ट चार्ज तो करेगा, पर कब करेगा, जब एक फ़िक्स लिमिट होती है हर एक बैंक अकाउंट की, करंट अकाउंट की, कि उसमें आपके इतने पैसे पड़े होने कंपलसरी है। अगर उससे कम अमाउंट जाएगा तो वो बैंक उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगाएगा ही लगाएगा। वैसे इन वाले अकाउंट में बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करता, जैसे कि एफडी में करता है। सो और ये मोस्टली बिजनेस क्लास लोग होते हैं, वही ये वाला अकाउंट यूज़ करते हैं। सो इस वाले अकाउंट को हम एक और नेम से जान सकते हैं, वो क्या है, डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। नेक्स्ट पे चलते हैं, सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। ये तो बहुत ईजी है, नॉर्मल सी चीज़ है। मोस्टली हर किसी का सेविंग अकाउंट तो होता ही होता है, मतलब जिसमें हम अपनी स्मॉल सेविंग्स उसमें डिपॉजिट करते हैं, जिसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट हमको पे करता है। हालांकि वो एफडी के कंपैरिजन में करा जाए तो एफडी में इंटरेस्ट ज़्यादा पे करता है बैंक, पर सेविंग्स में इतना नहीं करता। सो इसको भी हम क्या कहेंगे, डिमांड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है, इस अकाउंट में जो मनी होती है डिपॉजिट कराई जाती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट कराई जाती है कुछ फिक्स पीरियड के लिए। ये मोस्टली मंथली बेसिस के ऊपर होती है, मतलब हर मंथ उसमें एक फिक्स डेट पे एक अमाउंट उसमें डिपॉजिट कराया जाता है। ये जो इस अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट होएगा उसको विड्रॉ नहीं करा सकते जब तक उसकी एक्सपायरी पीरियड नहीं होता, मतलब जब तक फिक्स डेट नहीं है हम उसको विड्रॉ करा ही नहीं सकते। सो ये है इसमें हायर इंटरेस्ट। इस अकाउंट, ये जो अकाउंट है ज़्यादातर इट अट्रैक्ट्स हायर इंटरेस्ट इन कंपैरिजन टू अदर अकाउंट्स लाइक द एफडी, और इसको हम टाइम लाइबिलिटी ऑफ द बैंक भी कहते हैं।
ये देखिए रेकरिंग डिपॉजिट कैसे काम करता है। हमारी मनी सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट, अमाउंट टू रेकरिंग डिपॉजिट एवरी मंथ, आरडी अकाउंट योर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। फिर वो जो अमाउंट होएगा उसको वापस सेविंग्स अकाउंट में सेव कर दिया जाता है, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड बैक टू सेविंग्स अकाउंट एट द एंड ऑफ टेन्योर। जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा जिस टाइम के लिए फिक्स्ड है, तो वो वाली मनी ऑटोमेटिकली सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ जाएगी। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ये एक सेविंग्स अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें कि डिपॉजिट कराया जाता है अमाउंट, और अगर ज़्यादा एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अमाउंट अगर उसमें है तो वो ऑटोमेटिकली फ़िक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर हम कहें अगर इतने एडुकेट फंड अवेलेबल नहीं है सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो जो चेक अगर हम कोई इशू करते हैं तो वो डिसऑनर जो भी इशू करते हैं तो वो नहीं होता, क्योंकि अगर फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट पड़ा तो फिक्स डिपॉजिट का ऑटोमेटिकली सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ जाता है। मतलब एक तरह से कहना क्या चाह रहे हैं कि जो सेविंग्स बैंक अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसा पड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पर अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम बढ़ रहा है तो वो एफडी से इसमें सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो ये एक अलग ही अकाउंट है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो इसका मेन फंक्शन यही रहता है। अकाउंट होल्डर को दो तरह के बेनिफिट्स मिल जाते हैं कि वो इंटरेस्ट भी प्रॉपर अर्न कर पाता है, और जो उसका एक डर रहता है चेक के डिसओनर का, वो भी नहीं रहता। नेक्स्ट है एडवांसिंग लोन्स और यू कैन से लैंडिंग मनी। दो फंक्शंस पढ़े थे ना कमर्शियल बैंक के, प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी के कौन से दो फंक्शंस थे? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट जिसको हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब है लैंडिंग मनी और यू कैन से एडवांसिंग लोन्स। बैंक का एक मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये लोन्स को एडवांस करता है, मतलब लोन प्रोवाइड कराता है लोगों को। जो भी अब पूरी प्रोसेस कैसे चलती है, बैंक को पैसा कहाँ से मिलता है? जो लोग उस मनी डिपॉजिट कराते हैं उसमें, उस मनी में से कुछ तो बैंक अपना कैश रिजर्व रेशो रख लेता है और कुछ बैलेंस रख लेता है लोगों को लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए। सो फॉर प्रोडक्टिव वर्क्स और कोई भी रीज़न की वजह से लोन के लिए भी कुछ अमाउंट रखा जाता है। सो अब वो लोगों से लोन लेंगे, मतलब अगर हम जा रहे हैं बैंक के पास लोन लेने, तो वो हमारे लिए कोई गारंटी मांगेंगे, कोई प्रॉपर्टी रखवाएंगे सिक्योरिटी के लिए, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितना हम लोन लेते हैं बैंक से। सो ऐसे एक पूरी प्रोसेस चलती है। सो इसमें क्या क्या इंक्लूड है? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो व्हाट इज़ द कैश क्रेडिट? क्या है कैश क्रेडिट? व्हेन अ बोरोअर इज़ अलाउड टू विड्रॉ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। जब एक बोरोअर है, मतलब जिसने लोन लिया है, जब उसको एक ये कह दिया जाता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ही विड्रॉ करा सकता है जितनी उसने सिक्योरिटी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सो द बोरोअर विड्रॉ द मनी एंड डिपॉजिट्स इट्स विद इन दिस स्पेसिफिक लिमिट ओनली। बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट किसके ऊपर? मनी विड्रॉन के ऊपर। जितनी बार वो मनी विड्रॉन कराएगा उसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट? आपने सुना होगा, अरे यार ओवरड्राफ्ट हो गया। जब एक कस्टमर का करंट अकाउंट मेंटेन रखता है अपने बैंक के पास, तो उसको इतनी परमिशन दी जाती है कि अगर उसके अमाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े, पर उसकी एक लिमिट है कि वो इतने निकलवा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंडिविजुअल है एक इंडिविजुअल का अकाउंट है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं इस टाइम। सो और बैंक ने उसको
ये इतनी लिमिट दे रखी है, मतलब उसने कोई बैंक को, द बैंक हैज़ अलाउडेड हिम टू इशू अ चेक ऑफ ₹12,000। बैंक ने उसको 12,000 रुपीज़ का क्या दिया, एक चेक इशू किया जो कि 12,000 का है, पर उसके अकाउंट में तो 10,000 रुपये पड़े हैं और 12,000 उसको एक तरह से लगा लो कि उसने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, या उसकी लिमिट है। एक करंट अकाउंट में ये लिमिट रहती है कि वो जितनी उसकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा निकलवा सकता है, और ये जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके, उनको भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सो अब जो 2,000 रुपीज़ हैं वो क्या रहा, वो बन गए ओवरड्राफ्ट। ये क्या बना, ओवरड्राफ्ट 2,000, मतलब जितना भी एक्सेस अमाउंट है कि उसके अकाउंट में तो 10,000 रुपये पड़े हैं, पर जो बैंक ने उसको अलाउ कर रखी है, इतनी परमिशन दे रखी है कि वो इतना चेक के थ्रू या किसी भी थ्रू 12,000 रुपीज़ निकलवा सकता है, तो वो 2,000 ओवरड्राफ्ट में माने जाएंगे। नेक्स्ट है टर्म लोन। These are provided by the banks to their customer for a fixed period to purchase machinery, ट्रक, स्कूटर, हाउस। ये लोन ऐसे होते हैं जो कि एक कस्टमर को प्रोवाइड कराता है बैंक कुछ एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। कौन कौन सी चीज़ों के लिए, जैसे मशीनरी परचेज करनी हो, ट्रक लेना हो, स्कूटर, हाउस, कुछ भी। सो जो बोरर होता है इन लोन्स को रीपे करता है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक अनदर मेथड है लोन्स को मतलब एडवांस कराने का। एक जो बैंक होता है, बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज before the expiry of the bill in case a customer needs it. So after charging discount for the remaining period of the bill, the bank makes immediate payment against the bill. So a bank discounts only the trade bills. जो बैंक होता है वो उसे किनको डिस्काउंट करता है, सिर्फ ट्रेड बिल्स। एंड और जो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम दैम एज पर द मार्केट रेट। जो बैंक चार्ज करेगा इंटरेस्ट किसके ऊपर करेगा, मार्केट रेट के ऊपर। एंड realizes its money on the completion of the period of the bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये तो आपने शायद अब तक अकाउंट्स में पढ़ भी चुके होंगे। इसमें क्या होता है, एक बैंक कस्टमर को मनी प्रोवाइड कराता है किस सिक्योरिटी पे, बिल ऑफ एक्सचेंज की सिक्योरिटी पे। एक बिल ऑफ एक्सचेंज की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। सो उस एक्सपायरी डेट से पहले अगर कस्टमर को नीड पड़ती है मनी की, तो बैंक उसकी बिल ऑफ एक्सचेंज को एज सिक्योरिटी रख के उसको प्रोवाइड कर देता है वो लोन। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस कंप्लीटेड, नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में क्या क्या इंक्लूड है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द वेरियस आइटम्स। एक बैंक है, कलेक्ट करता है चेक, रेंट, इंटरेस्ट अपने कस्टमर के बिहाफ पे, और टैक्सेस पे करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम बनाता है एज पर दी इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है परचेज एंड द सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अ बैंक परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मतलब बैंक क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर बैंक को ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन देता है कि बैंक परफॉर्म करे किस चीज़ का फंक्शन, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर का, उसके असेट्स के लिए। रेमिटेंस ऑफ मनी, रेमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी कौन करता है, बैंक के थ्रू। और ये किसके थ्रू होते हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैंक एनकरेज द फॉरेन ट्रेड। जो बैंक एनकरेज करता है फॉरेन ट्रेड को, कैसे,
जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनको सेल एंड परचेज करके. सो this function is performed by the foreign commercial bank and some authorized branches of the public sector Indian commercial bank. Next है letter of reference. बैंक कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल कंडीशंस, अपने कस्टमर की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर. किसको? ट्रेडर्स को या फिर अदर कंट्री के ट्रेडर्स को जहाँ से भी बिजनेस वगैरह चल रहा है. सो बैंक कलेक्ट द सेम इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेडर्स ऑफ द सेम और अदर कंट्रीज फॉर देयर कस्टमर. और सेम चीज़ अपने कस्टमर्स के लिए बैंक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उन ट्रेडर्स के लिए या उन ट्रेडर्स या दूसरी कंट्रीज़ के ट्रेडर्स के लिए. नेक्स्ट है एक सेकेंड. बैंक कलेक्ट द सेम इन्फॉर्मेशन. पहले तो बैंक दोनों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक तरह से, कस्टमर्स की भी और ट्रेडर्स के लिए भी. सो ट्रेडर्स की इन्फॉर्मेशन अगर ट्रेडर्स चाहते हैं तो वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अगर एक पर्टिकुलर कस्टमर चाहता है कि ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो वो इनको प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ द लेटर ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस. कुछ जनरल पब्लिक के लिए फंक्शंस परफॉर्म करता है बैंक, जैसे लोकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जहाँ पे लोग अपनी मनी, गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वहाँ पे रखते हैं, जिसके रेंट लेता है बैंक उन लोकर्स का, जो कि अमाउंट काफ़ी कम ही होता है. नेक्स्ट है ट्रैवलर्स चेक और यू कैन से लेटर ऑफ क्रेडिट. बैंक प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स चेक अपने कस्टमर्स को जो कि ट्रैवलिंग करते हैं ज़्यादातर. इस फैसिलिटीज़ के कस्टमर को कैश कैरी नहीं करनी पड़ती और वो ईज़िली ट्रैवल कर सकता है. और बैंक उनको लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करता है जिसकी वजह से वो अपने गुड्स को इंपोर्ट करने में उनको हेल्प रहती है. नेक्स्ट है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक. बैंक्स ज़्यादातर अवेयर रहते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके, तो अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड या स्टैटिस्टिक रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर. नेक्स्ट है बैंक ड्राफ्ट. क्या होता है बैंक ड्राफ्ट? एक ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मनी रेमिट करी जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक. कोई भी बैंक ड्राफ्ट ले सकता है अपने बैंक में मनी डिपॉजिट कराने के बाद, जिसके वे में बैंक कुछ कमीशन चार्ज करता है बैंक ड्राफ्ट इशू करने के लिए. सो एक और चीज़ है कि ये लेस रिस्की रहता है. किसके लिए? क्रेडिटर्स के लिए, क्योंकि जो चेक होता है बैंक ड्राफ्ट होता है उसका डिसऑनर होने का खतरा या रिस्क नहीं रहता. यही इसके फीचर्स हैं. सेम चीज़ है, फीचर्स में भी यही आएगा. नेक्स्ट ये बैंक ड्राफ्ट की पिक है, देख लेना, ये सब ऐसा होता है बैंक ड्राफ्ट. नेक्स्ट है बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर. बैंकर्स चेक और पे ऑर्डर ये बैंक ड्राफ्ट की तरह ही होते हैं, पर क्या है, बैंक ड्राफ्ट ये उस तरह के बैंक ड्राफ्ट होते हैं जो कि सिर्फ टाउन में ही पेएबल हो सकते हैं. और आप इनको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लोकल पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं. और बल्कि बैंक ड्राफ्ट तो आउट स्टेशंस में भी जाते हैं. सो इसमें भी कोई रिस्क नहीं रहता डिसऑनर होने का. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, जिसमें कि सिर्फ एक ई बैंकिंग टॉपिक रहता है, वो उसमें छोटी सी वीडियो बनेगी, उसमें हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना. L2S लर्न टू सक्सीड. थैंक यू फॉर वॉचिंग.